और अब बात मौसम की कर लेते हैं। पूर्वी भारत में गर्मी के प्रकोप से जनता बेहाल है। इस बीच कल रात दिल्ली में हल्की बारिश भी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक लू के साथ भीषण गर्मी पड़ेगी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान पिछले कुछ दिनों में 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। उत्तराखंड में आज से मौसम का मिजाज बदलेगा। मैदानी क्षेत्रों समेत पर्वतीय जिलों में बारिश होगी। खास तौर पर पर्वतीय जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके बाद उत्तराखंड में भीषण गर्मी से निजात मिलने की संभावना है। दिल्ली में बीती रात हल्की बारिश हुई है। हालांकि पश्चिमी यूपी में जो गर्मी पड़ रही है वो ऐसे ही बरकरार रहेगी। आने वाले कुछ दिनों तक पारा इसी तरह लोगों को सताएगा। उत्तराखंड में जरूर मौसम का मिजाज बदलेगा। मैदानों के साथ पहाड़ी इलाकों में भी बारिश हो सकती है। और अब खबर बस्ती से, जहां कई सालों से पुलिस के साथ आंख मिचौली करने वाला 50,000 इनामी बलात्कारी बाबा सच्चिदानंद को लखनऊ एसटीएफ टीम ने अमरोहा से गिरफ्तार किया। 2017 से बस्ती पुलिस को दुष्कर्म के मामले में बाबा सच्चिदानंद उर्फ दयानंद की तलाश थी। लखनऊ की टीम ने बलात्कारी बाबा को बस्ती पुलिस को सौंप दिया। इसके अनेक नाम भी थे, जैसे सच्चिदानंद उर्फ दयानंद उर्फ भक्तानंद उर्फ प्रशांत कुमार। पुलिस ने 2 बार इस पे मुकदमा पंजीकृत किया था। बाबा के ऊपर अपने ही शिष्यों, जिन्हें बाबा के आश्रम में साथियों साथ को यूपीएसटीएफ और थाना कोतवाली बस्ती की संयुक्त टीम द्वारा जनपद मुरादाबाद से दिनांक 30/6/2021 को गिरफ्तार किया गया है। सच्चिदानंद को माननीय न्यायालय द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया था, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम भी था। सच्चिदानंद के ऊपर जनपद बस्ती में लगभग 7 मुकदमे पंजीकृत हैं। गिरफ्तारी करने के उपरांत सच्चिदानंद को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। हापुड़ की स्थिति कोतवाली क्षेत्र में 15,000 रुपए न होने पर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के शव का करीब 2.5 महीने बाद अंतिम संस्कार हुआ। मृतक युवक अप्रैल माह में कोरोना पॉजिटिव हुआ था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसे मेरठ रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और उस व्यक्ति की पत्नी से अस्पताल डॉक्टरों द्वारा कहा गया कि अंतिम संस्कार के लिए शव देने को 15,000 रुपए लगेंगे, तब शव दिया जाएगा। इसके बाद पत्नी पैसे का इंतजाम करने हापुड़, लेकिन शव के लिए 15,000 रुपए का इंतजाम नहीं हो पाया। हापुड़ से अपने 2 बच्चों को लेकर वो अपने गांव चली गई। अब करीब 2.5 महीने बाद शव को स्वास्थ्य विभाग को सौंपा गया, जिसके बाद परिजनों को बुलाकर अंतिम संस्कार किया गया। चलिए अब आपको दिखाते हैं बुंदेलखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। महोबा में चरखारी कोतवाली क्षेत्र के जरौली गांव में आसमान से बूंदाबांदी के बीच गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 7 लोग झुलस गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बांदा में जल जीवन मिशन योजना के तहत जनपद के सिकहुला गांव में ओवरहेड टैंक निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। विधायक ब्रजेश प्रजापति और जिलाधिकारी ने भूमि पूजन किया। इस योजना से 4,500 लोग लाभान्वित होंगे। झांसी के बड़ा गांव ब्लॉक की आशा कार्यकर्त्रियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। जालौन के उरई में एक होमगार्ड की दबंगई सामने आई है। यहां पर नशे में धुत होमगार्ड कर्मी फ्री में बिरयानी को लेकर सड़क पर ठेला लगाए युवक के साथ मारपीट करता नजर आया। चलिए अब खबरों में एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र में 12 साल की मासूम से हैवानियत की तमाम हदें पार करने वाली वारदात सामने आई है। परिजनों का आरोप है कि बच्ची का पहले रेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में एडीजी भानु भास्कर, आईजी मोहित अग्रवाल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पूरी जांच के लिए 5 टीमें गठित कर दी हैं। सनसनीखेज घटना कानपुर देहात में, बच्ची के रेप के बाद हत्या के आरोप लगा रहे हैं परिजन। 5 टीमें पुलिस ने गठित कर दी है इस मामले की जांच के लिए। कानपुर देहात का ये सारा मामला, मासूम से हैवानियत की खबर, सनसनी फैली हुई है पूरे इलाके में। नाबालिग बच्ची का मृत शरीर आज सुबह हम लोगों को मिला है मंगलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत।
इस सूचना पे जो है स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पहुंची। मौके पर पहुंच के मृत शरीर का सबसे पहले उन्होंने पंचायतनामा किया है और उसके बाद विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस केस के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के नेतृत्व में लगभग 5 टीमें बनाई गई है जो अलग अलग बिंदुओं पर इसकी पूरी जांच कर रही है। एक तरफ सरकार होमगार्ड्स को उनका हक दिलाने की कोशिश कर रही है तो जालौन के उरई में एक होमगार्ड की दबंगई सामने आई। यहां पर नशे में धुत होमगार्ड ने फ्री में बिरयानी को लेकर सड़क पर ठेला लगाए एक युवक से मारपीट की। ये देखिए इसकी दबंगई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि होमगार्ड कर्मी को ट्रैफिक की ड्यूटी से अब हटा दिया गया है। दोषी होने पर कार्रवाई की भी बात अब प्रशासन कह रहा है। इधर नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया है जो अब तक 500 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों की चोरी करके उसे बेच चुका है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 10 लग्जरी कारें भी बरामद की। पुलिस ने इस अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शातिर दिल्ली एनसीआर में लग्जरी गाड़ियां चुराते थे और उन गाड़ियों को नेपाल, पंजाब, कश्मीर, झारखंड और बिहार में बेच देते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी यूपी की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। खबरें शुरुआत करते आगरा में बीपी गंगा पर खबर चलने के बाद प्रशासन जागा है। एडीएम सिटी, एसडीएम, क्षेत्राधिकारी समेत पुलिस और प्रशासनिक अमला शहीद के घर पहुंचा। कई मांगे पूरी न होने की वजह से शहीद की पत्नी और पूरा परिवार धरने पर है। नोएडा पुलिस ने 500 से ज्यादा लग्जरी वाहनों की चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। मौके से 10 लग्जरी कारें भी बरामद हुई हैं। नोएडा थाना सेक्टर 24 और थाना 58 पुलिस की संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। मेरठ के थाना इंचौली क्षेत्र के नकला शेखू गांव में एक कुनबे के 14 बच्चे और 2 महिलाओं की अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। उन्हें उल्टी और दस्त की शिकायत थी। बताया जा रहा है कि सभी बीमार फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। एटा में भागवत कथा में बंदूक की गोली से मटकी फोड़ दी गई। कोतवाली देहात के गांव गलुआ में ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंची निरंजना ज्योति ने बांके बिहारी के दर्शन करके आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि तेज गति से वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से वैक्सीन लेने की भी अपील की। मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने उत्तर प्रदेश पुलिस की संवेदनहीनता उजागर कर दी है। वीडियो में थाना भोजपुर पुलिस भीड़ से एक शव को छीनते हुए कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में थाना इंचार्ज सबसे आगे दिखाई दे रहा है। रामपुर में अवैध तमंचा फैक्ट्री संचालित करते 2 युवक गिरफ्तार कर लिए गए। मुखबिर की सूचना पर छापेमारी में भारी संख्या में अवैध असला और कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही आर्म्स एक्ट में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अमरोहा में पति पर पत्नी को 3rd डिग्री दिए जाने का आरोप लगा है। रात भर आरोपी पति ने पत्नी पर डंडों और बेल्ट से उसकी पिटाई की। अमरोहा के थाना रजबपुर के अतिराशी गांव का सारा मामला है। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीद को लेकर लग रहे आरोपों के बीच ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन से अयोध्या में ट्रस्ट की एक गोपनीय बैठक चल रही है। इसमें राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर जो आरोप लगे हैं उसकी उच्च स्तरीय जांच ट्रस्ट के आंतरिक सदस्य कर रहे थे और मामले पर चर्चा और जांच के बाद इस मामले में जिन लोगों पर भी फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि मंदिर की जमीन को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इस मामले में ट्रस्ट के सदस्यों के साथ अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय भी सवालों के घेरे में थे। हालांकि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने साफ किया कि इस मामले में कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ और कानून के हिसाब से ही जमीन की खरीदारी की गई है। मुझे एक बात कहनी है, जिन लोगों ने ऐसा आरोप लगाया है, जिन लोगों ने इसी को इतना तूल दे करके पूरे देश में एक भ्रम निर्माण करने का प्रयास किया है, उन लोगों से मेरा आग्रह है, मैं अपनी ओर से तो इसे आग्रह कहता हूं, अनुरोध भी कहता हूं, प्रार्थना भी कहता हूं
लेकिन राम भक्तों की वाणी से बोलना हो तो ये चुनौती भी है। क्या आप इस परिसर में आकर के रामकोट के भीतर कहीं पर भी इससे कम मूल्य में जमीन लेकर के हम लोगों को प्रदान कीजिएगा। हम लोग उसके लिए तैयार हैं। हम लोगों को तो एक ही हेतु दिखता है, एक ही उद्देश्य दिखता है। भगवान रामलला का जो मंदिर बन रहा है उस मंदिर के निर्माण के कार्य में बाधा डालना, इसी प्रकार के उद्देश्य को लेकर के ये लोग कार्यरत हैं। और इसलिए ध्यान में रखिएगा कि ये सारा कार्य वैधानिक रूप से संपन्न हुआ है, इसमें किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हुआ है और कहीं पर भी कानून की मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं किया गया है। इधर गाजियाबाद में गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के मामले में 200 अज्ञात किसानों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह मुकदमा कौशाम्बी थाने में दर्ज किया गया है। इस बीच गाजियाबाद एसएसपी दफ्तर पर किसानों ने डेरा डाल दिया। किसानों का कहना है कि अगर भाजपा के लोगों पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो वो लोग सभी जिलों में एसएसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि अगर पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो किसान सभी टोल्स को टैक्स फ्री कर देंगे। हमारा ज्ञापन कल के विषय में है, जो कल बीजेपी वालों ने हमारे मंच पर कब्जा करने का प्रयास करा और हमारे किसानों के साथ दुर्व्यवहार करा, उन पर लाठियां बरसाई। उसके प्रति हम चाह रहे हैं कि हमारी तरफ से उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो और जेल जाने चाहिए और जरूरी कानूनी कार्रवाई जो भी हो सख्त से सख्त कार्रवाई होना। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प के बीच वाल्मीकि समाज के लोग भी गुस्से में हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर लगे टेंट को उखाड़ने के ऐलान के बाद पुलिस ने प्रदीप गहलोत को उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का कहना है कि ऐसी घटनाओं के कारण यहां धरने पर बैठे किसानों के प्रति जनता का विश्वास खत्म होता जा रहा है। इसको कहना चाहिए कार्रवाई की है बिना किसी मतलब के। वहाँ पर पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी के और किसी के लोग आते हैं उनका स्वागत होता है और वो किसान जहाँ पर है उससे बहुत दूर है, ठीक है। तो वहाँ पर आकर ऐसा करना, इसको सिर्फ एक ही नाम दिया जा सकता है, इसको गुंडागर्दी बोलते हैं। जिस तरीके से गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं वो टोटल गुंडागर्दी है। जी हाँ, खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, यहाँ के सियासत से जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी खबर यह है कि सीएम तीरथ सिंह रावत आज भी दिल्ली में मौजूद हैं। सीएम तीरथ रावत की जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री को दिल्ली में रुकने के लिए कहा गया। सियासी अटकलों के बीच अब चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिरकार दिल्ली में चल क्या रहा है। सीएम 3 दिन से दिल्ली में है। आखिरकार भाजपा हाईकमान क्या कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है? आज दिल्ली से वापस देहरादून पहुंचेंगे सीएम तीरथ। तो सीएम के अचानक दिल्ली जाने और 3 दिन तक वहीं रहने, आला कमान से मुलाकातों का दौर, उसके पीछे कई तरह की अटकलें जन्म ले रही हैं। आखिर चल क्या रहा है? उत्तराखंड में क्या कोई बड़ा फैसला होने वाला है? इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इस बीच कहा यह जा रहा है कि दिल्ली से आज ही वापस देहरादून पहुंचेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और सियासी सरगर्मी के बीच आम आदमी पार्टी ने गंगोत्री विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कर्नल अजय कोठियाल के नाम का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को चुनौती दी है और कहा है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अगर गंगोत्री विधानसभा से उपचुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने अजय कोठियाल को मैदान में उतारा जाएगा। तो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और तीरथ सिंह रावत जी को चुनौती देती है कि आप गंगोत्री सीट से उपचुनाव में भाग लें और आपके इस कुशासन का अंत करने के लिए हमारी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, हमारे वरिष्ठ नेता जो गैलेंट्री अवार्ड से सुसज्जित हैं और हर फील्ड में उन्होंने अपने आप को साबित किया है, वो आपके खिलाफ ताल ठोकेंगे और आपके कुशासन का अंत करेंगे। कर्नल अजय कोठियाल जी गंगोत्री सीट से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के खिलाफ उपचुनाव में भाग लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उधर कर्नल अजय कोठियाल का भी ये कहना है कि अगर सीएम तीरथ रावत गंगोत्री विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो वो उनके सामने चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी विधानसभा का इलेक्शन लड़ते हैं तो कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी की से इस इलेक्शन में लड़ेगा उनके खिलाफ।
ये इलेक्शन है जो कि हमारे भूतपूर्व विधायक श्री गोपाल सिंह रावत जी के देहांत के बाद में जो होने हैं। हम जरूर आज इस जरिए से समस्त उत्तराखंड को एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि हम आजकल पहाड़ों में बहुत घूम रहे हैं गंगोत्री के इलाके में, और हमको बहुत अच्छे विचार से लोग देख रहे हैं। हमको मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को चुनौती देंगे कर्नल अजय कोठियाल। हमारा ये मानना है कि ये उपचुनाव पूरे प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगे, और साथ ही साथ हमारा ये भी मानना है कि भाजपा के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए, उनके भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए नितांत आवश्यक है कि मुख्यमंत्री सदन में ना पहुंचे। इसी प्रक्रिया में आम आदमी पार्टी पिछले एक महीने से इन चुनावों की तैयारी कर रही थी। अब खबर दिल्ली से है। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पर मंथन चल रहा है। प्रीतम सिंह गुट और हरीश रावत गुट चाहते हैं अपने अपने प्रदेश अध्यक्ष। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नया नाम तय करना है। भुवन कापड़ी, गणेश गोलदियाल, मनोज तिवारी इस रेस में आगे। नेता प्रतिपक्ष के लिए प्रीतम सिंह के नाम पर भी सहमति बनी बताई जाती है। तो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन हो, इसको लेकर मंथन जारी है कांग्रेस पार्टी में। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए देहरादून के दून अस्पताल में भी छोटे बच्चों के लिए वार्ड तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही बच्चों के सीनियर डॉक्टर प्रदेश के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। देहरादून के दून हॉस्पिटल से संवाददाता रवि कैंतुरा की ये रिपोर्ट देखिए। कोविड की तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की आशंका को देखते हुए तमाम अस्पतालों में तैयारियां की जा रही हैं। दून अस्पताल जो कि सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि ये आशंका जताई गई है कि अगर कोरोना की तीसरी वेव आती है, तीसरी लहर आती है, तो बच्चे संक्रमित हो सकते हैं, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। ऐसे में क्या तैयारी अस्पताल की तरफ से वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो अगर PICU यानी कि पीकू वार्ड की बात करें तो वहाँ पर भी तैयारियाँ अभी से शुरू हो गई हैं, और वहाँ पर ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि तमाम जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनकी संख्या पर्याप्त हो सके, और इसके साथ ही जो बच्चों के लिए जो वार्ड हैं, वार्ड में किस तरीके से बेड्स की उपलब्धता रहे, किस तरीके से ICU रहे, उन तमाम चीज़ों के लिए तैयारियां हैं। तो आप देखिए ये बच्चों के लिए जो यहाँ पर ICU बेड्स बनाए गए हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका। सर, सबसे पहले आपकी जो पूरी ट्रेनिंग चल रही है तीसरी लहर में बच्चों की संक्रमित होने की आशंकाओं को लेकर, क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास इतने सारे पीडियाट्रिशियंस आए हैं पेरिफेरी से, उनको हम ट्रेन कर रहे हैं। हम लोग अपना मैन पावर बढ़ाना चाहते हैं, ताकि अगर कोई इस तरह की आशंका रहती है कि बच्चों के संक्रमित होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, तो हमारे मैन पावर रेडी रहे। तो आप देखेंगे सब लोग सीनियर पीडियाट्रिशियंस हैं, जो कॉर्नेशन हॉस्पिटल से आए हैं, कुछ ऋषिकेश से आए हैं, गोपेश्वर से आए हैं डॉक्टर साहब। तो बहुत दूर दूर से आए हैं सीखने के लिए, सारी चीज़ें देखने के लिए, वेंटिलेटर कैसे काम करता है, हमारे सारे डिवाइसेस कैसे काम करते हैं। तो इनको हम लोग ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, ये सारी इनकी ट्रेनिंग चल रही है, और फिर ये जाके यही चीज़ डिस्पर्स करेंगे अपने और स्टाफ को भी, ताकि ये फिर ये सब लोग ट्रेन हो जाएं इस तरह से। तो ये लोग होंगे आगे जाके, फिर यही ट्रेनिंग ऑफ टीचर जिसको हम कहते हैं वो भी चल रही है। तो दून अस्पताल की अगर अभी बात करें तो किस तरीके से वार्ड की जो संख्या है वो क्या है, ICU की संख्या, जितनी भी जो उपलब्धता होनी चाहिए उस हिसाब से अभी है, किस तरीके से आप लोग व्यवस्था करें? देखेंगे पहली वेव में, सेकेंड वेव में हमारे पास बेड की संख्या सिर्फ 8 बेड थी, जो अभी ये वाला है। इसके पीछे हमारा एक और PICU एक्सटेंशन रेडी है, जिसमें हमने 25 बेड बढ़ा दिए हैं। अभी हमारा एक और PICU एक्सटेंशन बन रहा है। टोटल 100 बेड की व्यवस्था, PICU बेड की व्यवस्था यहाँ पे दून हॉस्पिटल में होने जा रही है, जो आप देखेंगे इस महीने के मतलब ऑलमोस्ट जुलाई के स्टार्टिंग में ये सब कुछ फंक्शनल हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो तैयारी पूरी है हमारी, है ना। हम लोग होप यही करते हैं कि बच्चे ना इन्फेक्ट हो। बिल्कुल पूरी व्यवस्थाएं हैं, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो तमाम जो और डॉक्टर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चों के डॉक्टर्स हैं, जो कि दूर दराज के इलाकों से भी यहाँ देहरादून पहुँचे हैं। जो पहाड़ी ज़िले हैं वहाँ पर किस तरीके से अगर इस तरीके की आशंकाएँ बनती हैं तो वो वहाँ पर किस तरीके से पूरी व्यवस्थाओं को बना सकेंगे और तमाम चीज़ों को दुरुस्त करना है। तो यहाँ पर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं बच्चों के, वो तमाम पहाड़ के उन डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से वो अस्पतालों में पूरी व्यवस्थाओं को बनाए रखें। यह आशंका है कि कोविड की तीसरी लहर में बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती अस्पताल के पास है, और उसी चुनौती को देखते हुए उससे पहले ही तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने की पूरा दावा अस्पताल कर रहा है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, देहरादून। खबर देहरादून से है। वहां पर एक हैवान युवक ने 5 साल की बच्ची के साथ पहले तो दरिंदगी को अंजाम दिया, और उसके बाद उसने बच्ची की हत्या कर दी। पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देवभूमि में फिर से दरिंदगी। 5 साल की मासूम की दरिंदगी के बाद हत्या।
दरिंदगी की वारदात से शर्मसार हुई देवभूमि। इस चेहरे को गौर से देखिए, इस युवक ने देवभूमि को शर्मसार कर दिया है। इस हैवान ने 5 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले तो दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद बच्ची की हत्या कर दी। 2 दिन पहले की जो मिसिंग थी हमारी, तो उसमें अभी एक संदिग्ध को हमने पकड़ा था। उसने अपनी बताया कि उसने उसके साथ कुछ गलत काम किया या इस टाइप की चीज़ें बताया था। तो उसकी निशानदेही पे हमको यहाँ पर कुछ बच्चे की बॉडी रिकवर हुई है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस ने बच्ची का शव प्रेम नगर के जंगलों से बरामद किया। पुलिस की माने तो आरोपी बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था और उसके बाद उसने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे डाला। बच्ची के परिवार वालों ने सोमवार को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, मगर पुलिस जब तक आरोपी तक पहुंची वो नापाक मंसूबों को अंजाम दे चुका था और आरोपी युवक बिहार का रहने वाला है जो देहरादून में मजदूरी का काम करता था। इस वारदात के बाद देवभूमि एक बार फिर से शर्मसार है। सवाल यह है कि जब राजधानी में कानून व्यवस्था का ये हाल है तो फिर सूबे में बाकी जगह हालात कैसे होंगे, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। वहीं उत्तरकाशी में कृषि से जुड़ी दवाइयों में बड़ी लापरवाही सामने आई है। कृषि विभाग ने एक संस्थान के जरिए धान और सब्जियों में लगने वाले कीड़ों की दवाइयों को बांटने के लिए भिजवाया था, मगर संस्थान के लोग दवाइयों को लोगों को बांटने के बजाय उसे खुले में फेंक कर चले गए। शिकायत इस बात की भी है कि किसानों को दवाइयों का इस्तेमाल कैसे करना है, इस बारे में भी कोई जानकारी उन्हें नहीं दी गई। और टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए पौड़ी में गए ओलंपिक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। अब पर्यटक इस थीम पार्क के बाहर आकर ओलंपिक सेल्फी पॉइंट पर अपनी सेल्फी ले सकते हैं और इन लम्हों को यादगार बना सकते हैं। प्रशासन की कोशिश है कि सैलानियों का रुझान पौड़ी की तरफ बढ़े, जिससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले।